Hello dear students, welcome back to you in your BA third year English literature class. Today I am going to discuss your first paper History of English Literature. In today's session I am going to discuss about your first paper syllabus because there are three papers in your subject. First paper History of English Literature, second paper Indian Writing, third paper राइटिंग इन इंग्लिश ओके। तो आपका फर्स्ट पेपर जो हिस्ट्री से रिलेटेड है उसका सिलेबस मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, उसके जो भी कंटेंट्स हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो ये जो आपका सिलेबस है इसमें 5 यूनिट्स होती हैं। ओके, फर्स्ट यूनिट में बेटा जो बताया जाता है आपके अकॉर्डिंग टू द CSGMA यूनिवर्सिटी, जो आपका सिलेबस है उसमें फर्स्ट यूनिट में ये कहा जाता है कि चारों यूनिट से आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आपको सॉल्व करने होते हैं। तो हम डायरेक्ट पहुँचते हैं आपके यूनिट सेकेंड पर। यूनिट सेकेंड को हम देखिए जूम करके आपको बता देते हैं। यहाँ पर इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका फॉर्म रेनिसा टू 17th सेंचुरी। रेनिसा से 17th सेंचुरी से तक का जो भी पीरियड होता है, इस बीच में जो जो एजेस आती हैं, जो जो आपके इवेंट्स होते हैं, उन सब का इसमें डिस्क्रिप्शन चलता है आपका। सबसे पहले आता है रेनिसा एंड रिफॉर्मेशन। तो हम आपको रेनिसा के बारे में सबसे पहले बताते हैं। रेनिसा आपका क्या होता है? रेनिसा का मतलब होता है रिबर्थ ऑफ द आर्ट और रिबर्थ ऑफ लिटरेचर, रिबर्थ ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड द रेनिसा। मतलब इट मीन्स पुनर्जागरण काल। तो इसकी क्लास में हम आपको रेनिसा के पुनर्जागरण काल के बारे में बताएंगे और इससे संबंधित जो भी इवेंट्स हुए होंगे इस पीरियड में, उनसे संबंधित सारी ही जानकारियां हम आपको देंगे। इसके बाद आपका आता है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? अ मूवमेंट रिलेटेड टू द रिलीजन। जो आपका रिलीजियस मूवमेंट हुआ है उसको हम लोग कहते हैं रिफॉर्मेशन। इसको हिंदी में कहते हैं धर्म शुद्धि आंदोलन। तो इसके क्लास में हम आपका रेनिसा करके ये दो उसमें पार्ट में क्लास आएगा आपका, रेनिसा पार्ट 1 और रेनिसा पार्ट 2। तो सेकंड में आपको रिफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, किसने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ, इसके लिए कौन कौन से जो वो थे रिस्पॉन्सिबल थे फैक्टर्स, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो आपका ये था रेनिसा और रिफॉर्मेशन। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मिरेकल एंड मॉरलिटी प्ले। मिरेकल और मॉरलिटी प्ले क्या होता है? मिरेकल का मतलब, मिरेकल और मॉरलिटी प्ले ये आपके उस समय जो सबसे पहले जो प्ले स्टार्ट हुए थे उस समय के प्ले से रिलेटेड है। इसमें आपके जो जब उस समय थिएटर नहीं चलते थे, उस समय चर्च के अंदर ही आपको ये प्ले किए जाते थे। तो इनसे रिलेटेड क्या होता था, आपको गॉड से रिलेटेड और आपका ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जो आपका वर्ड ये स्टार्ट हुआ, ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इससे संबंधित जो भी चीज़ें होती, फैक्ट्स होते थे, उनसे रिलेटेड एक छोटे से प्ले करते थे। ये प्ले कौन लोग करते थे? ये प्ले क्लैर्जी मैन और आपके जो सैंट्स और जो पादरी और फादर वगैरह वहाँ पे होते थे, चर्च के अंदर ही ये प्ले होता था, वहाँ पर ये लोग ये प्ले करते थे। और मॉरलिटी प्ले में आगे चल के सेंट्स की लाइफ को और जो आपके मार्टियर्स हैं, इनकी जो शहीद लोग थे, उनकी लाइफ को डिस्क्राइब करके उससे रिलेटेड जो थे पब्लिक को ये लोग एक मैसेज देते थे, अपनी लाइफ को कैसे ये लोग अच्छा बनाएं, कैसे अपनी लाइफ में लेसन सीखे, क्योंकि उस समय के लोग इलिटरेट होते थे। तो उनको ये जो रिलीजन से संबंधित शिक्षा हो वो कैसे दी जाए, वो इन नाटकों को परफॉर्म करके देते थे और उनकी लाइफ को एक अच्छी उससे जोड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन ये 1 एक्ट प्ले होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये प्ले ज़्यादा दिन तक नहीं चले, फिर उसके बाद इधर समाप्त होने लगे हैं। जब से इधर थिएटर का ओरिजिन हुआ, जिस तरह से इनके बीच में इनको ग्रिलमैन ने देख लिया था, तो मर्चेंट ने, उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था इसमें, फिर फाइनेंशियल वो होने लगा, फिर उसके बाद काफ़ी कुछ इवेंट्स हुए और इनका चर्च का जो इसमें वो था रोल ख़त्म होने लगा। तो उसी के साथ साथ ये प्ले भी धीरे धीरे समाप्त होने लगे थे। ये हम आप लोगों को इसके क्लास में मिरेकल और मॉरलिटी प्ले के क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ कम एट द यूनिवर्सिटी प्ले। यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सिटी विट्स देखिए, ये कोई टर्म नहीं है, ये केवल एक ग्रुप को एक नाम दिया गया था। ये किस ग्रुप को नाम दिया गया था? ये उस ग्रुप को नाम दिया गया था उस समय के जो लिटरेट कैंडिडेट थे, जो कि पास आउट हुए थे ऑक्सफोर्ड और आपका कहने का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो पास आउट होकर आए थे, उन लोगों के ग्रुप को ये नाम दिया गया था। ये 7 लोगों का ग्रुप था और इनके बारे में पूरा डिस्कशन हम आपको बताएंगे, कौन सा प्ले राइटर किस चीज़ के लिए फेमस था। ओके, नाउ कम एट द
एलिजाबेथन पोइट्री। एलिजाबेथन पोइट्री में आपका आता है एलिजाबेथन से रिलेटेड जो उस पोइट्री किस तरह से वो फ्लोरिश हुई, उसकी ग्रोथ कितनी हुई, इसमें किस किस पोइट का जब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। नेचुरल सी बात है, जब एलिजाबेथन पीरियड का नाम आता है तो एलिजाबेथन और शेक्सपियरियन एज एक ही एज को कही जाती है। एलिजाबेथन और शेक्सपियरियन और आपका ये जो रेनेसा पीरियड है वो एक ही एज है 16th सेंचुरी में। इस पीरियड में जो आपका ये जो प्ले थोड़ा पोइट्री है, उस समय आप लोगों को तो मालूम विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे और इसके साथ ही बहुत अच्छी इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दिया था पोइट्री की फील्ड में भी। प्ले राइटर के साथ साथ इनको एज ए पोइट भी जाना जाता है। एलिजाबेथन पीरियड में इनकी पोइट्री बहुत बेस्ट उस पर रही है। इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी क्लास में। इसके बाद हम आ जाते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री पे। मेटाफिजिकल पोइट्री हमारे एलिजाबेथन पीरियड के बाद, जब न्यू क्लासिकल एज होने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तब आती है मेटाफिजिकल पोइट्री में, जो उस समय के आपके ये जो राइटर थे जॉन डन, ये मेटाफिजिकल स्कूल पोइट्री के लीडर माने जाते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी मैटर है वो सारा ही हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका आता है न्यू क्लासेस में। न्यू क्लासेस में आगे बढ़ते जाते हैं। जब इसके बाद एक देखिए, न्यू का मतलब होता है न्यू और क्लासेस का मतलब होता है ए ग्रेड कोई भी चीज़। जब फर्स्ट क्लास की कोई भी चीज़ आती है तो उससे रिलेटेड नेचुरल सी बात है, हर फील्ड में आपका परिवर्तन हुआ होगा, आपका चेंजेस आए होंगे। जैसे आपके आर्ट के फील्ड में, उसके ड्राइंग की फील्ड में, पेंटिंग की फील्ड में, और आपका लिटरेचर की फील्ड में, और आपकी सोसाइटी से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड उन सभी से। तो उसी तरह से हमारा जो लिटरेचर होता है उसमें भी फिर चेंजेस आई थी, तो उसका हम डिस्कस करेंगे न्यू क्लासेस पीरियड में। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की तरफ। यूनिट थर्ड में आते हैं 18th सेंचुरी एंड रोमांटिक एज। 18th सेंचुरी होती है वो रोमांटिक एज के नाम से जानी जाती है। इस पीरियड के जो सबसे बहुत ज़्यादा फेमस पोइट रहे हैं और जो इस एज को इनके नाम से भी जाना जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से, तो ये फादर ऑफ नेचर पोइट्री थे। तो इन्होंने इस एज में बहुत अच्छा बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। और इसी एस.टी. कॉलरीज हैं, आपके रॉबर्ट सदे हैं, कई पोइट ऐसे हैं जो इस पीरियड के रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी डिस्कशन होता है हम उसमें करते हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं ग्रोथ ऑफ नॉवेल। नॉवेल की ग्रोथ कैसी होती है रोमांटिक एज में, इसका किस शिखर तक पहुंचती है, इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म से पहले के जो पोइट थे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि 18th सेंचुरी से लेके हमको रोमांटिक एज तक डिस्कस करना है। तो इसमें इसके पहले ही रोमांटिक एज कैसे स्टार्ट हुई, इसमें किस किस पोइट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। रोमांटिक एज में एक फ्रीडम आ गई थी। न्यू क्लासेस में इसके पहले चल रही थी। न्यू क्लासेस में थोड़ी सी आपकी बाउंडेशंस रहती थी राइटर्स और पोइट्री के लिए, पोइट के लिए। लेकिन आपके जब हम पहुँचे हैं रोमांटिक एज में, तो यहाँ पे ये सब लोग, इन सभी जो बाउंडेशंस थे, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, उन सब से ये फ्री हो चुके थे। आगे चलिए देखते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा रोमांटिसिज्म एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। रोमांटिसिज्म जब आया था, इसके पहले ही फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपकी हुई थी 1791 में। जिस समय आपके विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस गए हुए थे, उस समय ये रेवोल्यूशन हुई थी। 1 ईयर के लिए हुई थी, 1791 से लेकर 1792। इसके बीच के पीरियड का जो भी है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आता है। इस पीरियड में क्या क्या चेंजेस आई लिटरेचर के फील्ड से रिलेटेड, और रोमांटिसिज्म में क्या क्या डिफरेंस हुआ। इसी के बाद आपकी रोमांटिक एज भी यहाँ स्टार्ट होती है 1798 से लिरिकल बैलाड के पब्लिकेशन के साथ में। ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसके क्लास में। ओके, नाउ कम एट द पॉइंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। रोमांटिक लिटरेचर में किस चीज़ की हमको ग्रोथ हम लोगों को स्टडी करनी है? प्रोज की, पोइट्री की, ड्रामा की और नॉवेल की। रोमांटिक एज में पोइट्री तो बहुत अच्छे फ्लोरिश हुई, इसके साथ साथ और क्या क्या बहुत अच्छा फ्लोरिश हुआ और किस किस चीज़ का बहुत पीक पॉइंट पर पहुंचा है, इन सब का डिस्कशन हम लोग करते हैं। नाउ कम एट द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे 19th सेंचुरी को। 19th सेंचुरी में क्या क्या हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज इधर आ जाती है। विक्टोरियन एज में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। तो उसके बाद क्या क्या आता है, होता है, इन सबसे रिलेटेड। और टेनिसन, अल्फ्रेड टेनिसन और इस समय के जो बहुत ग्रेट पोइट रहे हैं उन सब के बारे में राइटर्स रहे हैं, और हमारे इस समय नॉवल कितने पीक पॉइंट पे पहुंचती हैं, इन सबको हम लोग स्टडी करेंगे। ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। विक्टोरियन लिटरेचर की ग्रोथ कैसी रहती है, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा एंड नॉवल, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। किस फील्ड में किस पोइट और किस राइटर ने सबसे ज़्यादा अपना
कंट्रीब्यूशन दिया। इसके बाद हम लोग आते हैं प्री रेफ्लाइट पोइट्री, ये भी एक ग्रुप था जिनको प्री रेफ्लाइट पोइट्री का नाम दिया गया था, इनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आती है आपकी नॉटी 90। नॉटी 90 भी इट इज़ आल्सो नेम ऑफ ग्रुप ऑफ सम पीपुल जिनकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ थी, कुछ कमियां थी जिनके कारण इनको नॉटी 90s का नाम दिया गया था। ओके, नाउ कम एट द यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ में आपका क्या आता है, द 20th एंड 20th फर्स्ट सेंचुरी। तो 20th और 20th फर्स्ट सेंचुरी का मतलब आप मॉडर्न पीरियड में आ गए हैं। मॉडर्न पीरियड में हम इसके बारे में बताएंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे। ट्रेंड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, लिटरेचर विद स्पेशल रेफरेंस, इसमें जो खास चीज़ें होंगी उनको बताया जाएगा। जॉर्जियन पोट्री क्या है, इमेजिनिज्म क्या है एंड सिम्बोलिज्म क्या है, जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। इसके बाद आता है आपका 20th सेंचुरी का नॉवल। इसमें साइकोलॉजिकल नॉवल आया है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो थी उसका बहुत इस्तेमाल किया गया है। 20th सेंचुरी में प्रॉब्लम प्लेस आए, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ आए हैं, ड्रामा ऑफ थिएटर ऑफ एब्जर्ड स्टार्ट होता है आपका वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद से, तो इसको भी हम बताएंगे। इसके बाद आता है आपका एक्सप्रेशनिज्म, एपिक थिएटर और एपिक थिएटर और पोइटिक ड्रामा, इन सभी के बारे में हम बताते हैं आपको। लास्ट आपका पॉइंट रहेगा ग्रोथ ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थिएटर, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एक्सेट्रा, इन सब के बारे में बताएंगे। जो आपका मेन क्वेश्चन लिए जाते हैं, लगभग सभी यूनिट से लिए जाते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आपके 10 लिए जाते हैं, वो हर यूनिट से लिए जाते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को अपना सिलेबस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ में, रेनिशा के साथ में। रेनिशा क्या होती है, रेनिशा की मीनिंग के बारे में हम सभी लोग आपस में आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे। रेनिशा की जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं। ओके, आप लोग प्रॉपरली क्लास को अटेंड करिएगा, क्योंकि एक भी टॉपिक मिस होने से आपके हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस ईयर आप लोगों को स्टडी में काफ़ी प्रॉब्लम में भी डायरेक्ट फेस ना हो पाए, तो इसकी वजह से, कोरोना की वजह से क्लासेस लेट होंगे। लेकिन आप लोग अगर क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करते रहेंगे तो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक के साथ में, रेनिशा के साथ में। हैव अ नाइस डे।